हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन ने लास्ट वीडियो में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से फर्स्ट एप्लीकेशन किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर या ड्यू टू लीनियर चार्ज। आज अपन सेकंड एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो क्या काम करना है देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। एक इनफाइनाइट चार्ज शीट ली है जो कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। उस शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। शीट मतलब जैसे ये एक पेपर शीट है, ठीक है। ये शीट है लेकिन इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, कोई ना कोई एरिया है। जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अपन पढ़ सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सारा का सारा सरफेस पे हो जाएगा। लेकिन अगर ये ह्यूज है, इनफाइनाइट है, लंबाई चौड़ाई अपने को नहीं पता इसकी कहाँ तक है, उस केस में इसकी इंटेंसिटी कितनी कैलकुलेट आएगी। तो इनफाइनाइट का मतलब केवल इतना ही है जिसको अपन फाइनाइट नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो एक अपन एक शीट एज्यूम करते हैं, ये अपन ने एक शीट ली। अब ये इनफाइनाइट है तो थोड़ा सा इसको अपन ने इनफाइनाइट ड्रॉ किया। यूनिफॉर्मली चार्ज है, सारा सारा चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेंसिटी कैसे हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्या होती है, सिग्मा। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, सब जगह इसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, उस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर अपने को इसको कैलकुलेट करना है। किस चीज़ को कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका यूज़ करते हुए करना है, गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करना है अपने को, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो गॉस थ्योरम प्रिंसिपल है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, किसी भी सरफेस के अंदर क्लोज होना चाहिए। अभी सारा का सारा चार्ज इस शीट पर है, इसको क्लोज करना है। तो कैसे क्लोज करेंगे, तो ध्यान दें कि जैसे अभी अपन ने इस शीट को एज्यूम किया था, तो ये शीट है, इसकी वजह से अपने को आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। यहाँ तक उतने हिस्से को हम बंद करेंगे। तो हिस्से को कैसे बंद करेंगे, तो कोई ना कोई उसके लिए हम क्लोज सरफेस लेते हैं। तो हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम किया, एक छोटा सा पोर्शन इसका सिलेंडर ले लिया सर्कुलर, और उसको बंद करने के लिए हमको एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। एक सिलेंडर अपन ने एज्यूम कर लिया, ये सिलेंडर एज्यूम कर लिया, जिसके हेड पर, जिसके जो सर्कुलर पॉइंट है वहाँ पर ये पॉइंट पी प्लेस है। लेकिन क्या चार्ज क्लोज हो गया, देखिए हमने क्या किया था कि हमने ये जो शीट है, इस शीट से एक सिरे पर, उसके एक साइड में हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर पॉइंट पी है। नहीं, सारा का सारा चार्ज कहाँ है, इस शीट पर। तो शीट का मतलब क्या है, तो शीट का मतलब ये है कि जिसकी थिकनेस उसके एरिया के रेस्पेक्ट निग्लेक्जिबल हो। ये निग्लेक्जिबल है, जो चार्ज इधर है वही का वही चार्ज किधर है, इस साइड में भी है। तो चार्ज दोनों साइड में है, एक साइड का हमने बंद कर दिया, दूसरी साइड का खुला है, उसको बंद करने के लिए ऐसे सिलेंडर अपने को इधर लेना पड़ेगा। तो इसी के सिमेट्रिकल एक सिलेंडर अपन एज्यूम करते हैं इसके दूसरी साइड में। अब इसको बंद करेंगे तो टोटल एक सरफेस हो जाएगा जो क्लोज करेगा। तो मतलब ये इस टाइप का सरफेस होगा, इसको आप ऐसा देख सकते हो। कुछ सिलेंडर का पोर्शन उधर है, कुछ सिलेंडर का पोर्शन इधर है, यानी दोनों साइड में सिमेट्रिकल अपने इसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये हो गया। अब ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, तो ये भी डिस्टेंस R हो जाएगी, यहाँ से R तक की। दिस इज P, लेट दिस इज Q, और ये पॉइंट अपन ने एज्यूम किया था O। हमने मान लिया ये जितना हिस्सा अंदर का है जो सर्कुलर है, इसका एरिया A है।
तो ध्यान कीजिए यहाँ से फ्लक्स कहाँ से पास होगा, तो इस सिलेंडर के इस हिस्से से पास होगा, इस हिस्से से पास होगा और इसके सरफेस से पास होगा। तो सरफेस से पास होगा तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट अपने को इसके सरफेस पे एज्यूम करना पड़ेगा एलिमेंट पी क्यू, इसको अपने आर इसको एज्यूम कर लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। ऐसे ही इसके लिए भी लेंगे तो आउटवर्ड्स हो जाएगी ई वेक्टर। तो ई वेक्टर इस साइड में भी और ई वेक्टर इस साइड में भी, साइड क्लियर। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, उसका एरिया वेक्टर अपन ने ले लिया, जैसे ये वाला हिस्सा है इसका एरिया वेक्टर ले लिया अपन ने डी ए वेक्टर, इधर भी क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर। यहाँ पर इसका जो एरिया होगा परपेंडिकुलर होगा, तो लेट दिस इज डी ए वन वेक्टर। एरिया कैसा है परपेंडिकुलर, कहीं पर भी लोगे तो हमेशा कैसा रहेगा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अब तीसरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पर है यानी इस शीट पर है और पॉइंट इस शीट से बाहर है, तो यहाँ पर निकाल ले हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, लेट दिस इज ई वन वेक्टर। तो ई वन वेक्टर, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट डी ए वन वेक्टर। तो क्या हुआ ध्यान करेंगे, पिछले केस में हमने एक वायर लिया था, उस वायर के चारों ओर सिलेंडर लिया था, तो अपन ने जो पिछले केस में सिलेंडर लिया था वो वर्टिकल सिलेंडर लिया था, आज हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। पिछले केस में जो चार्ज था वो उसकी जो एक्सिस है सिलेंडर की उस एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ पर जो चार्ज है उसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक शीट पास हो रही है, उस शीट पर है, उसकी लेंथ पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये जो भी अपन क्लोज सरफेस लेते हैं, पिछले केस में सिलेंडर लिया या भी सिलेंडर लिया, तो ये सारे के सारे गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए है, इसलिए इस टाइप के जो सरफेस है उनको बोलते हैं हम गॉसेस सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, गॉसेस सरफेस। ठीक है, ये टर्म आएगा, इसका अपन यूज करने वाले हैं, गॉसेस सरफेस है क्या। तो जो भी सरफेस क्लोज गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन जिसको भी एज्यूम करते हैं उसको गॉसेस सरफेस बोलते हैं। अब क्या काम करना है, काम वही करना है जैसा पिछले केस में किया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कहाँ से, तो 3 पॉइंट एज्यूम किए हैं, पी से, क्यू से एंड आर से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा डी फाई पी इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचा ई डी ए। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है Q, वहाँ से ले रहे हैं, तो डी फाई क्यू इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डी ए कॉस जीरो, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी ई डी ए। एंड तीसरा कहाँ से निकालना है, फ्रॉम पॉइंट आर, इससे निकालेंगे तो डी फाई आर इज इक्वल टू ई वेक्टर ई वन वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर, ई वन डी ए वन और कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। तो ये डी ई वन डी ए वन मान सकते हैं, ए टू मान सकते हैं, ए पी मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, या आपके ऊपर फ्री हो, आप कुछ भी मान सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स जो भेजेंगे उसमें कुछ अलग टर्म होंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स अलग है मे बी। अब ये हमने क्या निकाल लिया, तीनों जो पार्शियल वैल्यू है फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली, तो नेट पार्शियल फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू डी फाई पी प्लस डी फाई क्यू और प्लस डी फाई आर, ई डी ए प्लस ई डी ए और प्लस 0, दोनों सेम क्वांटिटी जुड़ जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू 2 ई डी ए, तो क्या हो जाएगा ई डी ए का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो गया क्या, नेट वैल्यू किसकी, फ्लक्स की। कौन से फ्लक्स की, जो पार्शियली पास हो रहा है। अब पार्शियल वैल्यू निकाल ली, अपने को नेट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो नेट फ्लक्स
किससे निकालेंगे? इस टोटल सरफेस से। टोटल सरफेस को क्या कहते हैं हम? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स निकालो। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉसियस सरफेस। तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई की वैल्यू पुट कर दी तो ट्वाइस ई डी ए। इसमें टू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो फाई इक्वल टू 2e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए क्या होगा? ये छोटे से एलिमेंट का जो एरिया था वो डी ए था। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया हो गया, और टोटल एरिया किसका कितना माना है? दैट इज ए। तो ये क्या हो जाएगा? तो फाई इज इक्वल टू 2e ए। दिस इज नेट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस जो हमने इन क्लोज सरफेस एज्यूम किया है, उससे नेट फ्लक्स कितना निकलेगा उसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली मैथमेटिकली। अब इसको हम क्या काम करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं? बट वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है? तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है? द नेट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इन क्लोज द सरफेस। तो सरफेस में जितना भी चार्ज है उसका सम लेते हैं एल्जेब्रिक, तो कितना हो गया? सिग्मा क्यू। और क्या होता है? उसका 1/ε0 गुना होता है। हियर चार्ज निकालना है तो ध्यान दीजिए इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होगा? यूनिट चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया यूनिट है उसके लिए चार्ज है। एरिया 1 है तो सिग्मा, एरिया 2 है तो 2 सिग्मा, और एरिया 3 है तो 3 सिग्मा। एरिया यहाँ पर कितना है? ए, तो ए इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा क्यू इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा ए। वैल्यू पुट कर दो। फाई इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा कैपिटल ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन अपन ने निकाला, वो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाला। दूसरा हमने गॉस थ्योरम से निकाला। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो अपने को निकालना है, और निकालना क्या है? निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 2e a इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल का अपॉन 2a। एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। एक कोई सीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब ये है क्या? सिग्मा एक कांस्टेंट है, 2 नंबर है कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इट मीन्स E इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब R के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। चाहे सीट के पास पॉइंट हो चाहे दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये रहेगा। और इन वेक्टर्स फॉर्म वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो था सिग्मा स्केलर है, 2 नंबर है स्केलर है, एप्सिलॉन नॉट स्केलर है। डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगी? ये एन कैप, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ग्राफ और बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ किस किस का निकालना है? E का और R का। अभी अपन ने देखा R के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। E की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, R के ऊपर उसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन किया हमने दूसरा।
क्या था, इनफाइनाइट शीट की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चीज़ में ध्यान रखना, ये शीट है वो कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, कैसी भी होगी, चाहे इंसुलेटेड हो चाहे कंडक्टिंग हो, चार्ज होना चाहिए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है। यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए, इसमें सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, उसके सरफेस पर होना चाहिए। अब इसके बाद अपन करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन, देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट। अब पिछले से और इसमें डिफरेंस क्या है, बाकी सारी चीज़ एक जैसी है, एक तो ये कंडक्टिंग है और दूसरी चीज़ क्या है, ये प्लेट है। पिछली बार जो हमने लिया था वो क्या लिया था, वो शीट थी, वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कैसी हो सकती है एक बात, और शीट थी, यहाँ पर क्या है, प्लेट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शीट एंड प्लेट। तो शीट को आपको बताया था अभी कि जैसे कागज़ का अपन ने एक पेज ले लिया, ये शीट कहलाती है, पेपर शीट। अभी दूसरी शीट ले ली तो ये सेकंड शीट। ऐसे कई सारी शीट को अगर हम मिला देते हैं, कई सारी शीट को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये कई सारी शीट्स हैं, डिफरेंट शीट्स हैं, इनको अगर हम मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये एक बुक बन गई। बुक है तो ऐसे ही है, अगर वो कंडक्टिंग लेयर्स हैं, अगर छोटी छोटी वो लेयर्स हैं, उनको हम मिलाकर इकट्ठा कर देते हैं, तो इकट्ठा करने से क्या बन जाती है, तो एक उसकी थिकनेस हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्लेट। क्या कहते हैं इसको, प्लेट। तो कई सारी शीट से मिलकर बनती है, वो प्लेट हो जाती है। शीट और प्लेट में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, तो शीट का मतलब है कि जिसकी थिकनेस उसके एरिया के रेस्पेक्ट निग्लेक्जिबल हो, लेकिन प्लेट में ऐसा नहीं होता, उसकी थिकनेस होती है, कुछ ना कुछ होती है, जिसको हम निग्लेक्जिबल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हमने ली है कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्टर से बनी है, और कंडक्टर किसे बोलते हैं, तो व्हाट इज़ द कंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, तो जिसके अंदर चार्ज मूव कर सके। मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, चार्ज अगर मूव करेगा तो जाएगा कहाँ, बताइए सोचकर। तो मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, जैसे हमने इसको कोई चार्ज दे दिया, अब चार्ज क्या करेगा, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कहाँ पर होगा, तो कंडक्टर में चार्ज मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कोई चार्ज दे दिया, तो वो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके एक दूसरे से दूर हटेंगे, हट के कहाँ जाएंगे, तो उसकी बाउंड्री पर। और बाउंड्री क्या है, तो उस प्लेट की सरफेस है, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो जाएगा, उसके सरफेस पर हो जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और सरफेस पर चार्ज आ गया तो चार्ज की डेंसिटी कैसे हो जाएगी, सरफेस डेंसिटी। और सरफेस डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। अगर ये इंसुलेटेड होता, नॉन कंडक्टिंग होता, यूनिफॉर्मली चार्ज होता, तो सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में जाता। यहाँ पर चार्ज कहाँ पर जाएगा, उसके सरफेस पे। तो हम एक प्लेट एज्यूम करते हैं, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है, ये अपन ने प्लेट मान ली, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हमने कोई प्लेट एज्यूम कर ली, मतलब उसका एरिया इनफाइनाइट है और थिकनेस कुछ ना कुछ है। जब हम इसको चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड द चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस पे है, डेंसिटी इज सेड टू बी सिग्मा। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट। प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहाँ पर निकालना है, वही कंडीशन, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो गॉस थ्योरम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतने एरिया को जो चार्ज जहाँ पर हम ले रहे हैं उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए सिलेंडर बनाएंगे, जैसे पहले बनाया वैसे अब भी बनाएंगे। तो जो सिलेंडर हो जाएगा वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, सिलेंडर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सरफेस इज सेड टू बी गॉसियन सरफेस। ये डिस्टेंस ओ पॉइंट से यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी। ठीक है, लेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज ए। बाकी सारा का सारा काम वैसा वैसा ही। ये पॉइंट पी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर। सेम कंडीशन यहाँ, एरिया वेक्टर तो डी ए वेक्टर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल हो गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर है, यहाँ पर इंटरनल हो गया। अंतर क्या आएगा, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो क्यों 0 होती है, इसको हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि जैसे ये शीट, ये प्लेट है,
यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, तो ये इतना हिस्सा एक शीट जैसा बिहेव करेगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो E इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट ले रहे हैं, अभी पिछले टॉपिक में अपन ने किया, ये E1, इसकी वजह से आएगा ये E2, तो E1 और E2 बोथ आर इक्वल। वैल्यू क्यों इक्वल क्यों है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है और डिस्टेंस पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो जितनी वैल्यू E1 की है उतनी वैल्यू E2 की है, और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 बोथ आर इक्वल, तो E माइनस E दैट इक्वल टू 0। तो कोई भी कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग प्लेट है, कोई भी कंडक्टर है, चाहे प्लेट है, चाहे स्फीयर है, चाहे सिलेंडर है, अगर कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है, इसलिए उसके अंदर का जो पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। तो ई इंटरनल की वैल्यू 0 हो जाएगी, कहाँ पर, Q पॉइंट पर। और तीसरा पॉइंट हमने लिया था R, उसके लिए एरिया वेक्टर dA1 वेक्टर लिया था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था E वेक्टर, और ये कैसे थे, परपेंडिकुलर। बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हम पिछले में करके आए थे, अंतर ये है पिछले केस में दोनों साइड में E था, इसमें केवल एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इंटरनल वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो करते हैं फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P से निकाला, तो d फाई P इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये बचा E dA फ्रॉम Q, तो d फाई Q इज इक्वल टू, Q से निकाल लें, तो d फाई Q इक्वल टू E इंटरनल, अभी लगाते हैं E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और ये है E इंटरनल dA, और एंगल की बात ही नहीं है कुछ भी हो, E इंटरनल की वैल्यू 0, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड फ्रॉम R से निकाला, तो d फाई R इज इक्वल टू E1 वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर, E1 dA1 और cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए टोटल फंक्शन क्या हो गया, 0। नेट पार्शियल वैल्यू क्या हो जाएगी, d फाई इज इक्वल टू d फाई P प्लस d फाई Q प्लस d फाई R, E dA प्लस 0 प्लस 0, तो d फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास E इंटू डी। पिछले केस में पार्शियल फ्लक्स आया था 2E dA, यहाँ पर रह गया E dA, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है। गॉसियन सरफेस का मतलब जो सिलेंडर अपन ने एज्यूम किया है, तो चाहे सिलेंडर मानते हैं, चाहे स्फीयर मानते हैं, चाहे हम और कोई शेप मान सकते हैं, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी है जो हम शेप एज्यूम करते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए जो सरफेस लिया जाता है दैट सरफेस इज सेड टू बी गॉसियन सरफेस। तो नाउ नेट फ्लक्स from Gaussian surface, तो phi is equal to closed integration of d phi E dA, E कांस्टेंट बाहर आ गया, सम इंटीग्रेशन dA, और dA की वैल्यू टोटल एरिया कितना है, दैट इज A, तो ये हो जाएगा phi इज इक्वल टू EA, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया, अब क्या काम करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया, और तो सिग्मा क्यू इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया हो गया, बिल्कुल पीछे जैसा, ये पिछले में था वही काम यहाँ पर आ गया, वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, देन फाई इक्वल टू स्मॉल सिग्मा कैपिटल A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, ई एरिया इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने को क्या वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में टोटल ए, इसे ए कैंसिल आउट, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट है तो ये रिजल्ट आएगा, शीट है तो रिजल्ट आएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंतर क्या आता है, तो अंतर ये आता है, अगर शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं आधा आधा हो जाएगा, और प्लेट है तो सारा सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड में आ जाएगा। तो उधर आया था दोनों साइड में तो आधा आधा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक ही साइड में है तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी कांस्टेंट है, तो ई इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एन कैप। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और ग्राफ अगर हम इसका निकालते हैं तो ग्राफ भी वही आएगा, दिस इज आर एंड दिस इज ई। आर के ऊपर की कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी शीट की वजह से और किसी प्लेट की वजह से। दोनों तरीके से हमने कर लिए। तो ये आपका तीसरा एप्लीकेशन हो गया। अभी एक दो एप्लीकेशन और बचे हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। लेकिन जो आपको काम कराया जाता है उसको आप रेगुलर वे में कीजिए, समझिए, बार बार देखिए वीडियो को। बात समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, पूछिए, करिए, लेकिन लगातार काम कीजिए, काम जरूर कीजिए, नहीं तो समझ लीजिए बहुत बुरा होने वाला है। भगवान देख रहा है तुमको। थैंक यू।